किस एज में पहला शेयर खरीदा था आपने? 98 फर्स्ट ईयर आउट ऑफ कॉलेज जब ये पहला पैसा आया तो लिया था तभी शेयर। तो एमबीए फाइनेंस करने का जो आपका डिसीजन था इंजीनियरिंग के बाद में, वो भी इसलिए आया कि आपको फाइनेंशियल मार्केट में इंटरेस्ट था? वो 3 इडियट्स जैसी कहानी है तो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग करके एमबीए फाइनेंस किया। अगर आप इन्वेस्ट करके आपकी रात की नींद हराम कर रहे हो तो कोई फायदा तो नहीं है। फायदा नहीं है। पैसा बन जाएगा लेकिन पैसा बन सेटिस्फेक्शन जाएगा, तो नहीं satisfaction मिलेगा नहीं ना। इन्वेस्को के साथ आपकी जर्नी बहुत लंबी रही है। पंकज, आई वाज द फर्स्ट एम्प्लॉय ऑफ दिस कंपनी। 2007 में मैं ज्वाइन हुआ था। नमस्कार, मैं हूं पंकज मटपाल। आप देख रहे हैं फंडनामा, और फंडनामा के इस एपिसोड में आज हम बात करेंगे हमारे एक विशेष मेहमान से। और मैं आपको बता दूं, इन्वेस्को म्यूचुअल फंड के सीईओ मिस्टर सौरभ नानावटी जी हमारे साथ हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। थैंक यू पंकज फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपने बिजी शेड्यूल से समय निकाला हमारे लिए। और हम कुछ समझेंगे आपसे मार्केट के बारे में, इन्वेस्को के बारे में। पर उससे पहले मैं आपसे आपका जो पैसे के साथ जो रिलेशनशिप है और कैसे आप अपना पैसा मैनेज करते हैं, उन बातों पर चर्चा करना चाहूँगा। मुझे बताइए कि आपने 90s में जॉब शुरू किया और आपने फाइनेंशियल सर्विस इंडस्ट्री बीएफएसआई में ही शुरुआत की, लेकिन आपको ये इक्विटी के बारे में या म्यूचुअल फंड्स के बारे में जो जानकारी है वो कब लगी? बिजनेस में आने के बाद में, या मतलब जॉब में आने के बाद, या पहले से ही आपका इंटरेस्ट था फाइनेंशियल मार्केट में? बिकॉज अगर मैं बात करूँ तो उस वक्त पर ज़्यादा करके जो ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स थे उनका टाइम था। तो आपका क्या रिलेशन रहा है, मुझे बताइए। It's a very interesting question, Pankaj. So I'm an engineering graduate, and then I did my MBA in finance. But the knowledge of equity and the equity markets started becoming of interest to me in 1991. अच्छा। मैं पहले साल engineering में था और पिताजी मेरे डॉक्टर थे, तो वो समय पर वो स्टॉक मार्केट के IPO में इन्वेस्ट करके वो पेपर कबर्ड में रख देते थे। ओके। तो एक दिन जब भी उन्होंने बताया कि ये अपने सारे शेयर के इन्वेस्टमेंट से और पूरा बंडल निकाला शेयर्स के, टिपिकल डॉक्टर्स उनकी जो भी वो सेविंग्स होती है वो IPO में तभी डाल देते थे। जो भी आपको IPO में 100 शेयर मिलते थे, 50 शेयर मिलते थे, वो रख देते थे फ्यूचर के लिए। तो जब भी उन्होंने वो बताया और एक्सप्लेन किया, तभी से मेरा इंटरेस्ट उसमें बढ़ने लगा। ओके। So from my first year of engineering, I started reading company balance sheets. तो एक बाजू इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी करता था और दूसरी बाजू कंपनी की बैलेंस शीट्स भी पढ़ता था। ओके। तो इंटरेस्ट मेरे को वही टाइम से था। और उसके बाद जब भी MBA फाइनेंस में किया जनरल बजाज इंस्टीट्यूट से, 98 में मैं पास हुआ। फिर मेरी पहली नौकरी बैंक में हुई। But in the next 4 years was when I entered the asset management industry, Deutsche Asset Management में। तो फिर तभी से तो ये सफ़र asset management industry में रहा है। नहीं, बात का तो समझ में आता है, लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग है कि आपको मतलब ये जो जानकारी है, जो अवेयरनेस, नॉलेज, वो फैमिली से मिल गई। फैमिली से मिल गई। और फिर आई स्पेंड ऑल माई वीकेंड्स अभी भी बैलेंस शीट्स देखते हुए। अच्छा। तो हालांकि मैं अभी एक्टिव फंड मैनेजमेंट में तो हूँ नहीं, करेक्ट। but just out of my interest, I will be able to tell you the top 200 companies numbers, you know, quarter on quarter, because I do go through them very, very aggressively and in detail in that sense. Wonderful. So it's just more now out of interest. ओके। अच्छा, आपने बताया, बड़ा इंटरेस्टिंग है वैसे, क्योंकि आप मानेंगे उस वक्त पर इतनी अवेयरनेस थी नहीं। फॉर्चुनेटली आपकी फैमिली में, क्योंकि IPO में इन्वेस्ट किया जाता था और आपको जल्दी ये नॉलेज मिल गई। लेकिन उस वक्त पर आपने जब इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया, तो एक तो ये होता है ना, पैसा बचा, इन्वेस्ट कर दिया,
लेकिन क्या आपके मन में उस वक्त ऐसा था कि फाइनेंशियल प्लानिंग करनी है या कोई फाइनेंशियल गोल्स हैं, जैसे हम आज बात करते हैं, तो पैसे को सिर्फ ये कि पैसा बचा है इसको इन्वेस्ट करना है और पैसा बढ़ना चाहिए, या फिर आप जैसे हम आज बात करते हैं कि अपने जो फाइनेंशियल गोल्स हैं उनको लेकर आप इन्वेस्ट कीजिए, गोल अचीव कीजिए, उस तरह का कुछ आपका पैसे के साथ में रहा है रिलेशनशिप? देखिए, पहले जब भी जॉब लगती है और पहली बचत होनी चालू होती है तो एक्साइटमेंट तो रहता है। बिल्कुल। दोनों खर्चा भी करना होता है, गाड़ी लेनी है, फ़ोन लेना है, थोड़े नए कपड़े लेने हैं, बट फिर इन्वेस्ट भी करना है। करेक्ट। और वो ग्रो होए तो उससे भी खुशी अलग किस्म की होती है, क्योंकि वो आपके पहले पैसे है, एग्जैक्टली। पहले सेविंग्स है। तो स्टार्टिंग में तो बहुत कुछ किया। आई थिंक फर्स्ट 4-5 years आई डिड ट्राई आउट अ लॉट ऑफ थिंग्स। इक्विटी मार्केट्स में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी किए, म्यूचुअल फंड्स में किए। वो टाइम म्यूचुअल फंड्स में इक्विटी उतना पॉपुलर नहीं था, डेट ज़्यादा पॉपुलर था। तो डेट इन्वेस्टमेंट्स भी किए। वो टाइम पे इंटरेस्ट रेट्स हाई थे तो रिटर्न्स अच्छे आते थे डेट इन्वेस्टमेंट्स में भी। पर 5 साल बाद जब भी थोड़ा सेविंग्स हो गए और फिर लॉन्ग टर्म के लिए सोचना चालू किया कि नहीं, अभी आपको फाइनेंशियल इन्वेस्टर थे स्टार्टिंग से ही। हाँ। given I don't know whether it was because of my background or since I started early in equity markets, maybe I started off early and I've been lucky in that sense. किस एज में पहला शेयर खरीदा था आपने, याद है आपको? 98। 98 में पहली बार ने शेयर किया। फर्स्ट ईयर आउट ऑफ कॉलेज जब पहला पैसा आया तो लिया था तभी शेयर। और अच्छा रहा वो, मतलब आपकी जो चॉइस थी वो अच्छी रही, पैसा बना? वैल्यू इन्वेस्टर था। अच्छा। इफ आई कैन नेम द शेयर, जी शिपिंग लिया था वो टाइम पे। वैल्यू स्टॉक था, अच्छी कंपनी है, आज भी अच्छा कर रही है, पर वो टाइम का पहला इन्वेस्टमेंट था। बट देन proceeded to basically get into many other stocks at that point of time. तो ठीक था, पहले 3-4 साल में पोर्टफोलियो बन रहा था बराबर से। वंडरफुल। मतलब आपने शुरुआत भी जल्दी की और आपकी जो जर्नी रही अच्छी रही एक्चुअली। मतलब तो एमबीए फाइनेंस करने का जो आपका डिसीजन था इंजीनियरिंग के बाद में, वो भी इसलिए आया कि आपको फाइनेंशियल मार्केट में इंटरेस्ट था, या फिर मतलब एज अ करियर आपने देखा कि ये बेटर रहेगा, इंजीनियरिंग करने से अच्छा है कि बीएफएसआई ज्वाइन किया जाए? पंकज, इन जेस्ट वो 3 इडियट्स जैसी कहानी है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग करके एमबीए फाइनेंस किया। वो टाइम पे वो बहुत जोरों में चालू था और हम अभी भी आईआईएम का तो अभी भी कॉन्सेप्ट बहुत ही पॉपुलर है। लोअर मिडिल क्लास से उठ रहे थे, तो we had to become self-sufficient and financially independent in that sense. And that time MBA in a top school was considered to be very good and prestigious. तो एक बार एग्जाम दे के वो लिस्ट में ऊपर आ जाते और एडमिशन मिलता है, फिर you will go down that path, and that's what I followed at that point of time. ओके। अच्छा, मुझे बताइए कि चलिए शुरुआत तो इक्विटी से की आपने, लेकिन ये जो एसेट एलोकेशन की इम्पोर्टेंस है ये आपने कब समझा? और अभी भी अगर मैं बात करूं तो ज़्यादा पैसा आपका इक्विटी में ही इन्वेस्ट होता है या फिर आप सभी तरह के एसेट्स में इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं? नहीं, मैं सभी तरह के एसेट्स में इन्वेस्ट करना पसंद करता हूँ और मेरा स्प्लिट है। ओके। रियल एस्टेट में भी है, डेट में भी है, इक्विटी में भी है। ओके। तो it is split across all the asset classes. Okay. I have a slightly different take on this, Pankaj. One, I always tell people that look, start saving early, और जितना ज़्यादा कर सको उतना ज़्यादा फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आ जाएगा आपको। Try and live a modest lifestyle initially, and if you can save, it will really help you. It will take you to that next level much faster than what you can even imagine. दूसरा मेरा एक फिलॉसफी ये रहा है जो काफ़ी अलग है। मैं सब लोगों को वही बोलता हूँ कि ये इन्वेस्टमेंट है और दूसरा आपका करियर और बिजनेस है। बिल्कुल। आपका करियर और बिजनेस पे आप ज़्यादा फोकस रखिए। अगर इन्वेस्टमेंट में बहुत टाइम आपका जाने लगे तो तकलीफ की बात है। एग्री। बिल्कुल। जितना सिंपल रखो
और आपकी रात की नींद हराम नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। अगर आप इन्वेस्ट करके आपकी रात की नींद हराम कर रहे हो फिर कोई फायदा तो नहीं है। फायदा नहीं है। तो पैसा बन जाएगा लेकिन पैसा बन सेटिस्फेक्शन जाएगा, तो नहीं मिलेगा सेटिस्फेक्शन हो ना। जाएगा। तो आपका ध्यान अपने धंधे पे रखो, हम्म, अपने करियर पे रखो, क्योंकि उसका जो अपसाइड है वो बहुत ज्यादा होने वाला है। इन्वेस्टमेंट इस तरह से करिए जिधर आपको कंफर्ट मिले। इसीलिए काफी टाइम आप एसेट एलोकेशन की बात करते हो और मैं भी फॉलो करता हूँ, ऐसे बहुत अच्छी बात है। पर एक दूसरी सोच मेरी ये है कि हाइपोथेटिकली आप बहुत कंजर्वेटिव इन्वेस्टर है, हम्म, आपको इक्विटी में वो रिस्क नहीं लेना है, हम्म, तो अगर आप पूरा पैसा आप डेट में डाल दे, हम्म, इट्स फाइन, अच्छा। यू आर गेटिंग अ गुड नाइट स्लीप। दैट लेकिन इज लेकिन फार लेकिन मोर लेकिन लेकिन इन्फ्लेशन को बीट करना मुश्किल हो जाएगा ना। agreed, but अगर your career is basically taking you through, अच्छा, ओके। then why are you taking a chance? शांति चाहिए। शांति चाहिए। I have some private equity एक्सपोजर। no, private थोड़े दोस्त थे जो प्राइवेट इक्विटी में काम करते हैं, ओके। एंड आप सोचोगे कि वो तो सबसे अग्रेसिव इन्वेस्टर बिल्कुल। रहेंगे क्योंकि उनका वही धंधा है। बिल्कुल। जब भी आप उनको समझोगे हम्म, और पीछे के बाद जो उनका पोर्टफोलियो देखोगे हम्म, तो वो सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट्स में है। क्योंकि अच्छा। वो लोग बोलते हैं कि हम इधर चांस ले रहे हैं, हम्म, अभी मेरे को इधर नहीं लेना है, अच्छा, एंड आई थिंक इट्स एब्सोल्युटली फाइन। पहले ओके। आपको अपना इन्वेस्टमेंट प्लान से कंफर्ट होना चाहिए, वो कंफर्ट बहुत जरूरी है। ओके। रिस्क ज्यादा लेके अगर आपकी रात की नींद जा रही है, आई वुड से टेल एवरीबॉडी इट्स नॉट वर्थ इट, इंटरेस्टिंग। ओके। इट्स जस्ट नॉट वर्थ इट। ओके। सो I would rather just say that focus on your career and business. Investment shouldn't be your mainstay unless until you decide कि बॉस मेरे पास इतना पैसा अभी हो गया है, अभी मेरे को इसी पे फोकस करना है। समझ Then it's a conscious call which you are taking कि मैं ये साइड पे रख के मैं इसमें जाने वाला हूँ। गॉट इट। तो सर आपका रिलेशन तो खैर इक्विटी के साथ में बहुत अच्छा रहा, आपको नॉलेज भी थी, लेकिन मैं पर्सनली बताऊं तो मुझे थोड़ा सा कैपिटल मार्केट के बारे में समझ थोड़ी लेट आई, क्योंकि मैंने अपना करियर फार्मा इंडस्ट्री से स्टार्ट किया था। तो मुझे एक अफसोस होता है हमेशा कि मैंने SIP, बाकी छोड़ दीजिए कि डायरेक्ट इक्विटी शेयर्स बाय किए नहीं किए, बट सिंपली SIP थोड़ी जल्दी शुरू कर ली होती तो शायद मैं और ज़्यादा पैसा बना सकता था। मैंने जब भी शुरू की काफ़ी अच्छा रहा मेरे लिए वो सब कुछ, लेकिन उसका मुझे अफसोस होता है कि मैंने शायद और जल्दी कर सकता था। सैलरी मिलती थी उस वक्त पर, थोड़ा बहुत पैसा बचा के SIP की जा सकती थी, जो मैंने थोड़ा लेट शुरू किया, तो इसका मुझे अफसोस होता है। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि आपकी इस जर्नी में जो फाइनेंशियल प्लानिंग की जर्नी रही, शुरुआत तो आपने बहुत सही की, अच्छी जगह पे की, लेकिन कोई ऐसा लगता है आपको कि उस वक्त पर ये चीज़ें शायद नहीं थी या नॉलेज नहीं थी या कुछ चीज़ मिस हो गई, शायद वो किया होता तो और बेटर कर सकते थे? Hey Pankaj, I think what you feel in a way after seeing the equity market performance in India, तो सारा पैसा इक्विटी में लगाना चाहिए था जी क्योंकि 20 साल बाद 25 साल बाद रिटर्न्स हैव बीन फिनोमिनल। बिल्कुल। बट मार्केट्स हैव देयर ओन पीरियड्स ऑफ वोलेटिलिटी। ओके। अपनी ज़रूरत रहती है कि ये टाइम पे ये खर्चा आएगा, ये टाइम पे मेरे को ये एक्सपेंस लेना है, घर लेना है, गाड़ी लेनी है, कुछ और चीज़ लेनी है, और फिर वो टाइम पे अगर सपोजिंग आपका पूरा पैसा इक्विटी में है और मार्केट इज गोइंग थ्रू अ डाउनटर्न, यू विल नॉट बी एबल टू अचीव दैट, बिल्कुल। एंड देयरफॉर दिस होल डाइवर्सिफिकेशन कम्स इनटू प्ले कि आप रखिए जो आपकी इमीडिएट ज़रूरत है, डेट में रख लीजिए। SIP एज अ हैबिट, आई थिंक लास्ट 15 साल में हमारे इंडस्ट्री ने इतना काम किया है बिल्कुल। कि आई थिंक इट्स रियली नाउ बिकमिंग द डी फैक्टो फर्स्ट स्टार्टिंग पॉइंट फॉर द यंग इन्वेस्टर्स, और हम हमारे फ्लोज में भी रोज देख रहे हैं कि वो चेंज आ गया है। बिल्कुल। 5 साल पहले हमको मार्केट करना पड़ता था कि वाई अ म्यूचुअल फंड इज बेटर देन अदर एसेट क्लासेस। अभी लोग क्वेश्चन पूछने आते हैं कि हमको मालूम है, हमने देखा है, एजुकेशन आता है, बिजनेस चैनल्स पे क्या आता है, और हमको म्यूचुअल फंड से चालू करना है। बिल्कुल।
तो आई थिंक वो एक बड़ा फर्क है, लॉन्ग वे टू गो, पर ऑलरेडी दिख रहा है लास्ट 3-4 साल में कि वो फर्क आ गया है। पर मेरे हिसाब से एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम यू शुड हैव योर एसेट एलोकेशन। कुछ चीज़ आपको इमरजेंसी, आपकी ज़रूरत के हिसाब से जो भी चाहिए इमीडिएट नेचर पे, या जो नेक्स्ट 1-2 साल में, वो डेट में रखिए। दूसरा, जितना इक्विटी में जल्दी घुसेंगे तो उतना आपकी जर्नी उतनी स्मूथ हो जाएगी ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। सो दैट्स व्हाट हाइंडसाइट आई वुड सजेस्ट टू इन्वेस्टर्स। बट मेरा सवाल जो आपसे था कि आपने कुछ ऐसा मिस किया आपको लगता है, तो आप कह रहे हैं कि आपने हमेशा रिस्क और रिटर्न्स को बैलेंस करने की कोशिश की और उस तरह से इन्वेस्ट किया, तो किसी बात का कोई अफसोस नहीं है कि इक्विटी में ज़्यादा कर लिया होता? आप कह रहे थे ना मैं इक्विटी में, मतलब equity returns have been phenomenal, and therefore this is by nature I am a value investor personally. तो उसका फायदा ही हुआ ना, उसका तो आप फायदा बहुत हुआ है। तो see, but again India is a growth market. Sometimes you basically have seen stocks which defy logic from a valuation perspective, ठीक है, but they have done phenomenally well, and they have continued to grow. So while they are at a high P multiple, but they have delivered that kind of growth. Okay. And maybe I would have missed those completely in that sense, because I'm a pure value investor. In that sense. So that in अफसोस अगर है तो शायद वो हो सकता है, पर वो तो मेरे हिसाब से हर एक वैल्यूज प्रिंसिपल्स होते हैं भाई। मुझे तो पता नहीं था, बट आपने तो जानबूझकर वैल्यू स्टाइल को पिक किया, और मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म के लिए वो सही स्ट्रेटजी है, वो ठीक है। बीच में कुछ देखिए, ये तो ऐसा है कि कोविड के टाइम पे बहुत सारे लोगों के पास, मैं इन्वेस्टर्स भी नहीं कह रहा हूँ, पैसा था, लेकिन सबको पता था कि अगर बाय द वे कुछ लंबा चल गया तो इस केस में मैं अपने एग्जांपल दे देता हूँ कि जैसे कंपनी है, सैलरी पे करनी है आप अपने पास से एम्प्लॉयज़ को, दूसरे खर्चे हैं, रेंट पे करना है, तो थोड़ा सा सोच के चलना पड़ता है। अब मैं ये कहूँ कि उस वक्त पूरा पैसा लगा दिया होता, इन्वेस्ट कर दिया होता, मार्केट में बहुत सा पैसा बन गया होता था, बट वो उल्टा हो जाता तो क्या? तो ये तो मेरे हिसाब से सोच के चलना ही चाहिए ना। मार्केट का the good thing about this market is it will continuously keep teaching you. Exactly. हर साल, हर महीना नई चीज सीखने को मिलती है, as long as you are a good student and you are willing to learn. That will be the best outcome you will get. And more importantly, as I said, you should have a good night's sleep, but you should be satisfied at the end of the day कि हाँ, मैंने ये स्टेप लिया, इसमें परहैप्स ये गलती हुई, पर ये आउटकम निकला ठीक रहा, कोई हर्ज नहीं है, मेरा करियर ठीक चल रहा है, मेरा बिजनेस ठीक चल रहा है, सीख के आगे बढ़ेंगे। सो वन, आई डोंट थिंक इट्स एवर लेट टू इन्वेस्ट, एंड द सेकंड पार्ट इज एंजॉय द जर्नी, कीप लर्निंग। हाँ, ये एंजॉय द जर्नी वाली आपने बात की, बड़ा इंटरेस्टिंग है। कई बार मैं सुनता हूँ कि लोग कहते हैं कि उस वक्त पर आपने वो शेयर ले लिया होता तो आपके पास मोटरसाइकिल नहीं, कार होती, है ना। तो ऐसे मुझे ऐसा लगता है कि हर चीज़ का समय होता है। जिस एज में आप ऐसे भी चलाना चाहते हैं, शायद जब पैसा होगा उस वक्त आपको चलाना अच्छी लगेगी। पर आप क्या सोचते हैं इस बारे में? जैसा कि ये कहा जाता है ना, पैसा बचाइए, अगर आज नहीं करेंगे तो कल इतना पैसा हो जाएगा, तो क्या वो सही है, या अपनी ज़िंदगी में हर वक्त के हिसाब से आपको अपने शौक़ भी पूरे करने चाहिए और पैसा बचाना भी चाहिए, तो बैलेंस होना चाहिए? इसे कैसे आप समझते हैं, कैसे एक्सप्लेन करेंगे? मेरा इसका डायरेक्ट एग्जांपल होएगा T20 क्रिकेट और टेस्ट मैच में। अगर आप ओल्ड स्टाइल है थोड़े, टेस्ट मैच फॉलो करते हैं, तो जिस तरह से सचिन तेंदुलकर या राहुल द्रविड़ अपनी इनिंग बनाते थे, पहले 10-15 बॉल खेल लेंगे, पिच को समझेंगे, और फिर अपनी लंबी इनिंग्स खेलेंगे। करेक्ट। T20 में आप आएंगे, पहला बड़ा अग्रेसिव शॉट मारने जाएंगे, आउट भी हो सकता है, छक्का भी लग सकता है। करेक्ट। आपका नजरिया उसमें क्या है? आई एम नॉट सेइंग वन इज राइट और रॉन्ग, मे बी आई एम स्लाइटली ट्रेडिशनल एंड ओल्ड फैशन्ड। मेरे को टेस्ट मैच वाला स्टाइल ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि अपने को लंबी इनिंग्स खेलनी है। इन्वेस्टिंग इज ऑल अबाउट 30, 40, 50 ईयर्स। अगर आपकी कमाई चालू हो रही है 22-25 साल की उम्र पे, तो आपको 40 साल तक ये करना है, फिर आपको उसका फल मिलेगा जब भी आप रिटायर होंगे, तो वो टाइम पे। तो 40 साल की खेलनी है तो कोशिश कीजिए
अलग अलग इंस्ट्रूमेंट ट्राई कीजिए, बिल्कुल। आपको वो सब इंस्ट्रूमेंट में एक्सपीरियंस आपका कैसा रह रहा है, क्या कंफर्ट आपको आ रहा है, और फिर आप थोड़े 2-3 साल के बाद आपको अंदाजा आ जाएगा कि ये मेरे को ठीक लगता है, ये मेरे को ठीक नहीं लगता सही है, बात है। and then you just pursue that journey. एग्जैक्टली, That's what I would suggest. आई एग्री विद यू। मुझे ऐसा लगता है कि ना, हम कहीं घूमने जाते हैं तो एक चीज़ है कि हम पहुंचेंगे वहाँ पर, फिर एंजॉय करेंगे। दूसरा ये है कि पूरा जो जर्नी है उसको एंजॉय करते हुए चलते हैं, है ना। Absolutely. तो इसके लिए दोनों चीज़ की अपनी इंपॉर्टेंस है। ऐसा नहीं कह सकते कि पूरा पैसा जो बचा है इन्वेस्ट कर दो और आज से 40 साल के बाद में, 50 साल के बाद में हम बहुत रिच हो जाएंगे, पर पूरी लाइफ तो निकाल दी, है ना। ये सारे एग्जाम्पल्स होते हैं, एक तो हाइंडसाइट में होते हैं हाँ, पंकज, वो टाइम पे क्या सिचुएशन है और क्या बेसिस पे आप डिसीजन ले रहे हो वो ज़्यादा मायने रखता है। दूसरी बात, मैं हमेशा देखता हूँ कि सब लोग अपने विनर्स का ही बात करेंगे, कोई लूजर्स की बात नहीं करता। करेक्ट, ये बात भी। मैं हमेशा जब भी इन्वेस्टर से बात करता हूँ, मैं उसको पहले पूछता हूँ आपका पूरा पोर्टफोलियो बताइए, अच्छा। और फिर वो पहले अपना अपने इक्विटी फंड्स या जो फंड्स अच्छे किए हैं या जो स्टॉक्स अच्छे किए हैं या जो दिसिंग वो बताएगा, और फिर मैं उनको पूछता हूँ कि मेरे को जिधर आप बराबर नहीं गए वो भी बताइए, और उसका क्या इम्पैक्ट आपके पोर्टफोलियो पे रहा है वो समझना बहुत ज़रूरी है। रिटर्न्स आप जब भी देखोगे तो पूरे 100 रुपये पर देखिए, वो 2-5 रुपए की बात करने का कोई मतलब नहीं। एग्जैक्टली। काफ़ी टाइम even as a fund manager, when my people when they are investing money, आपको लग रहा है कि ये कंपनी बहुत अच्छी करेगी, पर फिर वो कंपनी की साइज क्या है, उसका आउटस्टैंडिंग लिक्विड स्टॉक कितना है बाजार में, आप कितना खरीद सकते हो, वो भी बहुत मायने रखेगा। गॉट इट। क्योंकि अगर वो बहुत छोटी है तो आप उतना पैसा नहीं लगा सकोगे, आप बिल्कुल। उतना रिस्क लोगे भी नहीं। बिल्कुल। So, it really depends on the opportunity and what you assess at that point of time, rather than basically just saying that no, I'm convinced about it, पूरे घुस जाओ। बिल्कुल। अगर पूरे घुसोगे तो फिर चांस रहेगा कि मैंने जैसे बोला T20 में पहले बॉल पे आउट भी होगे, या फिर 6 और सिक्स भी लग सकता है। करेक्ट। आपको डिसाइड करना है आपको क्या करना है। एग्जैक्टली। सर, एक चीज़ बताइए कि जो मैंने आपसे बात की कि फाइनेंशियल प्लानिंग, वेल्थ मैनेजमेंट, इक्विटी मार्केट, ये सब तो आपके स्वभाव में है, ठीक है। तो हम अगर बात करें इन्वेस्को की, क्योंकि आप का बड़ा एक्सपीरियंस है और इन्वेस्को के साथ आपकी जर्नी बहुत लंबी रही है, तो आपकी क्या फिलॉसफी है यहाँ पर फंड मैनेजमेंट को लेकर, पूरे फंड हाउस को लेकर? तो मुझे थोड़ा पहले आप क्योंकि जब आप इतना सीरियस हैं और अब तो कितना एक्सपीरियंस है आपका, तो फंड हाउस को लेकर क्या फिलॉसफी है वो बताइए मुझे आप। पंकज, आई वाज द फर्स्ट एम्प्लॉय ऑफ दिस कंपनी। 2007 में मैं ज्वाइन हुआ था, 1 अक्टूबर, टू सेट दिस अप फ्रॉम स्क्रैच। ओके। लाइसेंस मिल गया था हमको करीब अक्टूबर 2008 में। तो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के पीरियड में चालू किया ये। ओके। और वो पीरियड अगर आप याद होएगा, हाँ, तो जो 60% मार्केट गिरा था, बिल्कुल 10 रुपए के NAV 4 रुपए हो गए थे। So we actually started at the peak of the global crisis, and the first few years were very tough. बिल्कुल। अगर आप म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की भी जर्नी देखें तो एक पीरियड था जब भी 2008 से 2015 रिटेल इन्वेस्टर्स निकल रहे थे, क्योंकि जैसे आपका NAV वापस 10 पे आता था, वो आप रिडीम करके मेरा लॉस पूरा मतलब पूरा रिकवर हो हो जाए, गए। हाँ, बस निकल ये जाना है। 2006 से 8 एकदम बुलिशनेस थी जी। 2008 से 2015 एकदम बेरिशनेस, मतलब हाँ, किसी वो को तो इक्विटी में जाना नहीं था। बिल्कुल। आप अगर हमारा म्यूचुअल फंड का AUM स्प्लिट भी देखेंगे, इंडस्ट्री का भी ज़्यादा डेट था, इक्विटी कम था। जो 2016 से जो ट्रेंड आया है वो काफ़ी अलग है, और अभी इक्विटी हैज़ टेकन ओवर। मेरी फिलॉसफी पहले दिन से वो थी कि इधर एक इन्वेस्टमेंट प्रोसेस लेड अप्रोच रखना चाहिए, ना तो स्टार फंड मैनेजर के कंपैरिजन। ओके। अगेन आई वुड जस्ट लाइक टू एम्फसाइज कि देयर इज नो राइट और रॉन्ग, वो आपके ऊपर है। ओके।
मेरा ये मानना था कि अगर हम इन्वेस्टमेंट प्रोसेस एक रखेंगे, हम्म, और आज की तारीख में भी जो प्रोसेस हमने 2008 में आप प्रेजेंटेशन में बनाई है, वो अभी भी हम वही प्रेजेंट करते हैं. ओके. We have just been consistent over the last 18 years on that side. हम्म, इसका फायदा क्या है कि पहले दिन जब भी हमारे पास जीरो एसेट्स थे, मेरे पास 10 जन की टीम थी, हम्म, एनालिस्ट, फंड मैनेजर्स, डीलर्स. हम्म, और एक प्रोसेस था कि ये स्टॉक को इस तरह से इवेल्युएट करना. हम्म, एनालिस्ट इवेल्युएट करेगा, पूरा अपना केस आके रखेगा सब पूरे टीम मेंबर के साथ सामने. तो आज 16 जन बैठ के डिसाइड करते हैं कि ये कंपनी के क्या प्रोज है, क्या कॉन्स है, हाउ डज इट कंपेयर विद अदर्स इन द सेम इंडस्ट्री, अदर्स इन द अदर इंडस्ट्री. और फिर एक जॉइंट डिसीजन लिया जाता है कि ये स्टॉक को कैटेगराइज करके हम आगे बढ़े या कैटेगराइज ना करें. अच्छा. अगर कैटेगराइज नहीं करेंगे तो वो कोई भी हमारे पोर्टफोलियो में नहीं आएगा. अच्छा. अगर कैटेगराइज किया हम्म, कि ये बकेट में गिरता है, ओके. फिर फंड मैनेजर को फ्रीडम है कि ये चूज करे या ना करे. अच्छा. पर सारे एनालिस्ट और फंड मैनेजर एक जॉइंट डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होती है वंडरफुल. कि स्टॉक क्या है, इसकी अपॉर्चुनिटी क्या है, इसके कंपैरिजन में दूसरा क्या है, इसके कंपैरिजन में दूसरे सेक्टर में क्या है. तो आप हमारे कोई भी 16 मेंबर की टीम में से कोई भी इंडिविजुअल स्टॉक पे भी अगर पूछेंगे, they will know के why this stock is in this portfolio and why it is not in this portfolio. ओके. Now we are not saying that we will go right or wrong every time. मतलब गलत भी जाएंगे आपकी थीसिस, पर एक वजूद होना चाहिए, एक रीजन होना चाहिए कि आपने क्यों खरीदा गॉड. और आपकी थियरी वो टाइम पे क्या थी. ओके. और वो आपकी नोट रखनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसी के ऊपर आप फ्यूचर हर टाइम 3 महीने 1 साल बाद डिस्कस करते रहोगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि देखिए मैंने ये खरीदा ये रीज़न के लिए, अभी ये बराबर रहा, ये बराबर नहीं रहा. एंड दैट्स वेयर ईच एंड एवरी स्टॉक इज गुड एट अ प्राइस. You may have the best company in the world, but if it is at a wrong price, you will not make a return. वेरी इम्पोर्टेंट. It is very important to get a good company, a good business, but also at the right price. यानी कि इन्वेस्ट को एक प्रोसेस ड्रिवन फंड हाउस है, We have प्रोसेस फॉलो होता है. we have tried to be that for all these 17, 18 years, and whoever knows us for all these years, हमारे distributors, what we just try and do, we want to be more consistent. ओके. देखिए वीरेंद्र सहवाग ने 200 रन बनाए और फिर 2 इनिंग में 0-0 भी बनाए. राहुल द्रविड़ ने 70-70-70 बनाए. दोनों की एवरेज सेम है 3 इनिंग्स में, पर अप्रोच अलग है. एग्जैक्टली. Maybe we have chosen that we would like to be in that second bucket of more consistency, गॉट इट. so that investors get a more consistent outcome. अगर वो 200 देख के आएगा और फिर 0-0 होएगा तो उनको बहुत दुख होएगा. अंडरस्टूड. अच्छा, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस काफ़ी लंबा है, ओवरऑल म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में बात करें या इन्वेस्ट को इटसेल्फ, काफ़ी इंडस्ट्री इवॉल्व हुई है. इसमें रेगुलेटर का जो रोल है उसे आप कैसे देखते हैं, और आपका एक्सपीरियंस ये जो पूरा रहा है, मतलब हमने एक आज इतनी अच्छी ग्रोथ देखी है इंडस्ट्री में, तो इसे आप कैसे समझाना चाहेंगे? I think SEBI's objective has been always very clear, and that is to protect the retail investor. बिल्कुल. So whatever action it has taken, it has always taken in relation to that. Okay. I have been part of the industry association in AMFI for the last 16 years now. I've also worked on in a lot of SEBI committees time to time. And I think that approach has been consistent. As the leadership can change, but that approach and that ethos and that organization has been very, very consistent. Okay. I would, just say that, look, we have an open door policy
with Okay. them. We can go and meet them at any point of time. Okay. But from an industry player perspective also, I just feel uh, whenever we have had a problem, and if we have gone to them immediately and told them ये market related problem है या ये कुछ issue है, they have been very helpful. And therefore the lesson should be that you should go to them early Okay. rather than trying to hide it. If you do hide it, then you know the results can be very different. But अगर आप openly जाते हो और उनसे बात करते हो, they help you Okay. like saying, and I've had many examples in my own 17-18 year Understood. journey also. But whenever there has been an industry issue, they will work 24 hours and try and come out with a solution. Got I it. think COVID was a classic example. I was the vice chair of Amphi at that point of time. Nilesh Bhai was the chairman of Amphi, and market suddenly shut down. And सोच भी नहीं सकते थे कि एक दिन घर से कैसे चलेगा. Correct. 1.5 साल चला बिल्कुल. इन दैट सेंस. और वो टाइम पे बैक एंड पे बहुत कुछ करना पड़ा. इंडस्ट्री को भी करना पड़ा. रेगुलेशंस, this thing, they were on their toes. They used to be in the office working. So I think people don't see a lot of these things at times, and they pass maybe remarks or judgment which may not be correct. Correct. They are there with a task, with an objective. Let us appreciate them for that. अंडरस्टूड. मतलब इन्वेस्टर का ट्रस्ट बना रहे, वो नहीं टूटना चाहिए. इसको लेकर रेगुलेटर हमेशा मतलब सोचता है एंड इन द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स. इन्वेस्को ग्लोबल कंपनी है. हम 25 कंट्री में ऑपरेट करते हैं. 10 साल पहले जब भी हम इंडिया के रेगुलेशंस की बात करते थे, तभी लोग उतना नहीं सुनते थे. लास्ट 6 साल में काफी कुछ ऐसे चीजें हुई है which are the first of its kind in the world. Got it. And I have also seen subsequently other regulators across other jurisdictions follow it. So let's not, I mean, अगर कोई अच्छी चीज है तो अप्रिशिएट करना चाहिए. अप्रिशिएट करना चाहिए. भले फर्स्ट टाइम हो तो ठीक है, as long as आपका इंटेंट ठीक है. बिल्कुल. तो क्यों ना करें. बिल्कुल. फिर क्यों राह देखे कि मतलब जब तक अमेरिका नहीं करेगा या कोई देश नहीं करेगा तो उसके बाद ही हमको करना चाहिए. तो आई एग्री विद यू. एंड जो आपने बताया कि रेगुलेटर इन्वेस्टर के इंटरेस्ट में काम करता है और इन्वेस्टर का भरोसा बनाए रखना, उसे जीतना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. तो इन्वेस्को में आप इन्वेस्टर्स का भरोसा बनाए रखने के लिए क्या करते हैं? क्योंकि जितना रिटर्न्स इम्पॉर्टेंट है उससे ज़्यादा रिस्क मैनेजमेंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. तो इन्वेस्को में आप किस तरह से रिस्क मैनेज करते हैं? सो पंकज, रिस्क मैनेजमेंट इज ऑफन. मैं सॉरी आपकी बात बीच में काट रहा हूँ, माफ़ी चाहूँगा. सी रिस्क मैनेजमेंट से मेरा मतलब ये भी है कि कई बार ना कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जिससे इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट उस बिजनेस के प्रति, यहाँ पे हम बात करें म्यूचुअल फंड के प्रति, थोड़ा कम हो सकता है. तो उसको बनाए रखने के लिए क्या क्या चीज़ें ऐसी की जा सकती हैं कि ऐसी घटनाएं ना हो कि इन्वेस्टर्स भरोसा करना कम कर दे, छोड़ दे. तो आप अपने एंड पर ऐसे बीइंग अ CEO ऑफ द कंपनी और एज अ फंड हाउस क्या क्या डिसीजन लेते हैं, कैसे करते हैं, मुझे थोड़ा बताइए. पंकज, पहले तो म्यूचुअल फंड का स्ट्रक्चर एकदम कॉम्प्लेक्स है इन अ वे, एंड that itself ensures that there is a risk management framework which is this. So asset management company होती है और एक ट्रस्टी कंपनी होती है. ट्रस्टी सेमी रेगुलेटर है. ट्रस्टी बोलता है एसेट मैनेजमेंट कंपनी को कि आप एसेट संभालिए रिटेल इन्वेस्टर को और ये दायरे में संभालिए. तो वो ले डाउन करते हैं आपके सारे गार्ड रेल्स के, इस तरह से करना चाहिए, इस तरह से करना चाहिए. तो और सेबी ने दोनों में काफ़ी चेक्स और बैलेंसेस रखे हैं. ट्रस्टी कंपनी में 66% ऑफ योर डायरेक्टर्स आर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, जिसका आपके साथ कोई लेना देना नहीं है. इन द पास्ट वो लोग वो चेयर पे बैठ के वो डिसीजंस लेते हैं, तो उनके ऊपर भी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है. एसेट मैनेजमेंट कंपनी में 50% ऑफ द डायरेक्टर्स आर इंडिपेंडेंट. तो बहुत चेक्स एंड बैलेंसेस उधर आ जाते हैं. फिर करे धंधे की बात.
कंपनीज में जिधर हम निवेश करते हैं। बिल्कुल। एक बात है कि पूरी नॉर्मली रिस्क मैनेजमेंट आप बोलते हो इन्वेस्ट करने के बाद आती है, नहीं आती है, पहले ही आती है। बिल्कुल। आपके सिलेक्शन प्रोसीजर में ही आ जाती है। अगर आपकी सिलेक्शन प्रोसीजर कॉम्प्रिहेंसिव है तो उधर ही आपके चेक्स और बैलेंस आते हैं। हम नॉर्मल इन्वेस्टर के तरह नहीं है जो कल आपने बोला कि ये स्टॉक चल जाएगा और मेरा आपके ऊपर बहुत भरोसा है तो मैं ले लूंगा सोचे बिना। नॉर्मल आप इन्वेस्टर होगे तो काफी टाइम आप उसी तरह बिहेव करोगे कि ये मेरा दोस्त है, उसको बाजार की समझ है, इसने मेरे को बोला, मैं पूछूंगा नहीं, मैं ले लूंगा। और फिर आपका एक्सपीरियंस उसके बाद जो भी अच्छा या बुरा हुआ है और आपका ओपिनियन डेवलप होते जाएगा। हम नहीं कर सकते। हम हर एक कंपनी में जिधर निवेश करेंगे उसमें पहले हम डिटेल में घुसेंगे, उसके उनको मिलेंगे, उनकी कंपनी प्रीमाइसेस देखेंगे, उनके ऑपरेशंस देखेंगे, बाजार में चेक करेंगे, उनके डीलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स जो भी रहेंगे उनसे क्रॉस चेक करेंगे, उनके कंपेटिटर्स से चेक करेंगे। वो सारी चीज़ पहले आके वो 16-20 जन जो इन्वेस्टमेंट में रहते हैं वो डिस्कस करेंगे। ये सारी चीज़ डॉक्यूमेंट होती है। अंडरस्टूड। और फिर बाद में एक डिसीजन लिया जाता है कि इसमें निवेश करे या ना करे। तो बहुत टाइम जाता है इसमें। At a bare minimum, I would say that 3 weeks to 3 months. That's the time frame you would take to arrive at a decision. Understood. This decision is unlike a retail investor's decision, which is in 1 minute. That just because somebody has said this, I will take it. Got it. वो बहुत ज़रूरी है ये पूरी प्रोसेस में आप कैसे रिस्क मैनेज करते हो, क्योंकि इसी में एलिमिनेशन इतनी ज़रूरी है। I mean, to give you a classic example, 2008 में जब एक बड़ी IT कंपनी में इशू आया था और when I called up my investment team and said कि do we have investments in this company, क्योंकि न्यूज़पेपर में आया, पेपर में, टीवी पे आया कि इधर कुछ फ्रॉड हुआ है। एंड माय इन्वेस्टमेंट टीम से नहीं है, तो मैं एकदम चक हो गया कि ये इतनी बड़ी कंपनी थी और तो भी हमारा कोई एक्सपोजर नहीं है कोई कंपनी में, इसका तो क्यों। एंड व्हेन आई केम बैक एंड बेसिकली दे एक्सप्लेन कि हमारी प्रोसेस के हिसाब से ये एलिमिनेट हो गई। ये किधर आ ही नहीं सकी तो ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो गई। एंड दैट मेड मी फील वेरी गुड एंड इट रीइंफोर्स्ड के प्रोसेस रखने से एलिमिनेट नहीं, अभी सब चीज एलिमिनेट नहीं होएगी पर अगर जितना एलिमिनेट हो जाए अच्छी बात है ना। इन दैट सेंस आपके पास एक क्वेश्चन, आप केबीसी देखते हैं तो जब भी 4 ऑप्शंस देते हैं तो काफी टाइम आपको आंसर नहीं मालूम है, पर अगर आप लॉजिकली कि ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, अल्टीमेटली यू रीच द फाइनल आंसर। सही बात है। In a way, that elimination process plays a big role. And then post that, I think is the risk management part. And that's where I think being part of a global company helps. अच्छा। Because globally you have these risk management functions. बहुत इवॉल्व हो चुका है बार का सब, जैसे कि डेटा है आपके पास कि जब इस तरह का होता है इवेंट तो इसका ध्यान रखो, इसका ध्यान रखो, इसका ध्यान रखो कि ये भी हो सकता है। एंड यू हैव टू लर्न फ्रॉम दैट एक्सपीरियंस। सो आफ्टर अ स्टॉक कम्स इनटू द पोर्टफोलियो, देन आप उसको किस तरह से ट्रैक कर रहे हो वो भी बहुत मायने रखेगा। सो आई थिंक द गुड थिंग इज mutual funds, this is at multiple levels and it has evolved pretty well and therefore it is working fine, I think, at an industry level, and I think even the regulator, as you rightly said, is on top of it. Wonderful. सर, हम बात कर रहे हैं इन्वेस्टर्स के भरोसे की, ट्रस्ट की और रिस्क मैनेजमेंट की। इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल और है मेरा कि इन्वेस्को में आप ट्रांसपेरेंसी को लेकर कितने सीरियस हैं? ओबियसली सीरियस होंगे, लेकिन मतलब कैसे आप इसको देखते हैं? और दूसरी बात, इस चीज़ को जो भी अपने प्रोसेस की बात की, रिस्क मैनेजमेंट की बात की, इससे आप इन्वेस्टर्स तक कैसे कम्युनिकेट करते हैं? तो कम्युनिकेशन प्रोसेस क्या है? कई बार होता है ना, बात हो रही है पर लोगों को पता ही नहीं है। तो इन दोनों बातों के ऊपर
कि एक तो ट्रांसपेरेंसी को कैसे मैनेज करते हैं, कैसे मेंटेन करते हैं, और कैसे उसे इन्वेस्टर्स को आप पूरा प्रोसेस समझाने की कोशिश करते हैं। हमारा सॉर्ट ऑफ अप्रोच यही रहता है कि और मैं बोलूँगा कि ये खाली इन्वेस्टको की नहीं, पूरी हमारी इंडस्ट्री का अप्रोच है। और जिस तरह से रेगुलेशंस भी सेट हुए हैं, ट्रांसपेरेंसी तो अभी मतलब उस हद तक है पंकज के, इफ एट ऑल आई वुड परहैप्स फॉल्ट इन दैट सेंस के थोड़ी ज़्यादा ही है कि ऑन अ डे टू डे बेसिस हो गई है। पोर्टफोलियो आपको पूरे के पूरे मिल जाएंगे फैक्ट शीट में। डेट पोर्टफोलियो आपको वर्चुअली आप बोलो तो शायद आप डेली भी निकाल सकते हो कि क्या लिया, किसने क्या बेचा। इक्विटी मार्केट में भी अभी रिपोर्टिंग उस हद तक हो गई है कि आपको मालूम पड़ेगा कि ये ब्लॉक इसने लिया है, ये ब्लॉक ये इन्वेस्टर ने लिया है, एंड यू कैन लिटरली ट्रैक द पोर्टफोलियो ऑन अ डे टू डे बेसिस। सो आई थिंक फ्रॉम वेयर वी वर मे बी 15 years बैक, जिधर आपको ये सारे इंटरवल्स पे मिलता था, नाउ आई थिंक देयर आर इनफ टूल्स इन द मार्केट वेयर इफ यू वांट टू ट्रैक इट much more rigorously, you can actually track the flow, or how you are investing and this thing very very aggressively in that sense, और very transparently। आपको उसमें कुछ छुपाने जैसी बात रही नहीं है in that sense। I think हमारा अप्रोच यही है कि जब भी इन्वेस्टर हमको पैसा देता है, बहुत जिम्मेदारी हमारे ऊपर आ जाती है। We should do justice to that responsibility which we are taking, and therefore wherever I invest I need to be answerable। सही बात है। अगर मेरा आंसर गलत होएगा, वो आपको बाद में मालूम पड़ेगा कि मैंने इन्वेस्ट किया ये रीजन से, बट इट डिडंट प्ले आउट और स्टॉक प्राइस गिर गया, बट आई शुड बी आंसरेबल कि मैंने वो टाइम पे जब भी लिया तो ये रीजन से लिया और ये मेरी सोच थी, एंड देन हाउ इट हैज प्लेड आउट, और फिर मेरा डिसीजन कैसे बदला। मैंने और लिया, या आई केप्ट इट एट दैट लेवल, और आई रिड्यूस्ड बिकॉज ऑफ these reasons। So that whole trail needs to be there, and that's what our analysts try and follow that process when they discuss, when they have the team meetings, they're all recorded, they're all documented, and we try and then keep going back at times कि हम लोग ने वो टाइम क्या 2 साल पहले इसके बारे में डिस्कस किया था, और अभी क्या हुआ है। अगर आपके पास वो रिकॉर्ड नहीं रहेगा ना, तो आप कर ही नहीं सकोगे। अभी इससे हुआ क्या है कि आपका डेटाबेस बनते जा रहा है और वो आपका इवॉल्व होते जा रहा है। इसलिए जब भी फिर हम स्टॉक्स काफ़ी देखते हैं तो इट बिकम्स वेरी इजी फॉर अस टू कंपेयर। हमारा 18 साल का एक्सपीरियंस ये रहा है, अभी ये स्टॉक ये पोजीशन पर है, शायद ये बाजू भी जा सकता है या ये बाजू, पर एक्सपीरियंस अभी पास देखेंगे तो डेटा का ये बताता है, which will just aid your decision making। Got it। So I think one, as an industry we are extremely transparent in terms of what we buy and sell, which should give investors a lot of comfort। I mean, it's not a fair comparison, but I'm just saying today a bank is giving a loan. Do you have the list of all the loans it has given? No, you don't. Whereas in a mutual fund, you are getting each and every stock and in what quantity it is being held by that. Even debt papers also. In debt papers and in equity papers. So you are getting that transparently, completely। मंथली मिलता है पूरा का पूरा, पर आपको डेट में तो फोर्टनाइटली भी मिलता है इन अ वे। तो ट्रांसपेरेंसी उस तरह से कंप्लीट है। ओके। एंड आई थिंक द मोर द इन्वेस्टर्स आर अंडरस्टैंडिंग दिस, दैट्स वेयर आई थिंक देयर एटीट्यूड टुवर्ड्स म्यूचुअल फंड्स हैज चेंज्ड। पहले बात ही नहीं होती थी। बिल्कुल। अभी बात हो रही है। मैं इसी पे एक सवाल पूछना चाहता हूँ आपसे। आपने कहा ना ये बात हो रही है, यानी कि इन्वेस्टर्स काफ़ी इन्फॉर्म्ड बनते जा रहे हैं। बहुत। तो इन्वेस्टर एजुकेशन को लेकर इन्वेस्टको में आप क्या करते हैं? मतलब एमफी काफ़ी कुछ कर रही है, सेबी ने काफ़ी इनिशिएटिव लिए हैं, नो डाउट आज जहाँ पहुँचे इसमें ओवरऑल इंडस्ट्री का काफ़ी बड़ा इसमें बहुत रोल रहा है सबका। तो इन्वेस्टको की मैं बात करूँ तो आपने क्या क्या
किया है या क्या करते हैं इन्वेस्टर एजुकेशन के लिए आप? अब सबसे हमारा पॉपुलर तो आप पेपर में देखेंगे वो इन्वेस्टर का आता है इकोनॉमिक टाइम्स में और टाइम्स में द इन्वेस्टर एजुकेशन सीरीज ओके। दैट हैज बीन लव्ड बाय ऑल, क्योंकि हर हफ्ते वो आता ही है और एक कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करता है. वी हैव बीन डूइंग दैट ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. The other thing is then we have a whole host of our data, our videos and everything which is there on the web. Okay. And we try and keep circulating it to our investors, to our distributors to popularize them. We have tried a lot of things. Okay. I mean, ये पूरा सेबी ने जो 2 बेसिस पॉइंट इन्वेस्टर अवेयरनेस के लिए साइट पे रखा है, जब ये पहली बार अनाउंस हुआ था इट वाज द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड. सब लोग बोल रहे थे कि क्या है ये, बट आई थिंक अभी आप लास्ट 10 साल 15 साल देखे हाइंडसाइट में, इट हैज प्लेड अ फिनोमिनल इन दैट सेंस. म्यूचुअल फंड सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क से लेकर म्यूचुअल फंड सही है तक एग्जैक्टली हम आए हैं, तो ये बिल्कुल इट हैज प्लेड अ वेरी बिग रोल एंड आई थिंक वी विल कंटिन्यू विद दैट. So we are not leaving any stone unturned on the investor awareness side. We do investor awareness programs in corporates for their employees. We do it for retail investors in various cities. आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा पूरा स्केड्यूल आपके सिटी में कभी है. न्यूज़पेपर में जो भी अपॉर्चुनिटी मिली वो कर लेते हैं. So yeah, I think it's an overall approach. Okay. But most importantly, whenever we get the chance, we just tell the investor or the distributor कि एक बार आप खाली हमारी प्रोसेस समझिए. वेरी गुड. अगर प्रोसेस समझ लोगे ना तो बहुत आपको कंफर्ट और ईज आ जाएगी कि आप किधर पैसे डाल रहे हो. तो अपने हिस्से की जिम्मेदारी आप बखूबी निभा रहे हैं. प्रोसेस समझाने में पंकज टाइम जाता है. 1 घंटा जाएगा, 2 घंटा जाएगा. बिल्कुल. बट एक बार जो समझ जाता है ना, देन वी डोंट लूज. नहीं, मैंने आपसे समझा था लास्ट टाइम, मुझे बहुत अच्छा लगा. मतलब बहुत यूनिक आपका प्रोसेस है. और ये जो आपका कैटेगराइजेशन वाला जो एक प्रोसेस है पूरा, आई थिंक यूनिक है. और शायद जब हम कभी देखते हैं ना कि एक इंडिविजुअल से काफ़ी कुछ मिस्टेक्स हो जाती हैं या हो जाती हैं, बट प्रोसेस हो और सिस्टम बना हुआ हो तो चांसेस बहुत कम हो जाते हैं. सर, आपने समय निकाला, बहुत सारी अच्छी बातें बताई, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस भी इस इंडस्ट्री में बहुत ही बड़ा है. तो एक कोई ऐसा कोई टिप कहूँ या सजेशन हमारे व्यूवर्स के लिए कि वेल्थ मैनेजमेंट या फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए क्या ऐसी कोई इम्पोर्टेंट चीज़ जो आप उन्हें बताना चाहें? माई सबमिशन ऑन दैट इज इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड योरसेल्फ फर्स्ट. What is your nature and what is it that will make you happy stroke unhappy with your investments? What is it that you're trying to achieve? And just understanding that right balance is very very critical. अगर आप बोलोगे कि मेरे को हाईएस्ट रिटर्न चाहिए पर मेरे को रिस्क भी नहीं लेना है, तो वो नहीं मैच होता है. उसी तरह अगर आपका नेचर है कि आपको घड़ी घड़ी आपका फ़ोन उठा के देखना है आपका इन्वेस्टमेंट, या डे टू डे ट्रैक करना है और बात करनी है, और आप उतना टाइम गुजार, जैसे कि आई डोंट थिंक देन यू आर मेकिंग इट, दैट्स नॉट एन इन्वेस्टमेंट, दैट इज मोर ट्रेडिंग, आई वुड सजेस्ट. सो माय ओनली सबमिशन इज फर्स्ट ट्राई एंड अंडरस्टैंड योरसेल्फ, your nature, your psyche, and then there is nothing right or wrong. Some people will say that asset allocation, yes, asset allocation will suit most of the people, but do I know of tons of people who are very happy only doing fixed income? Yes, there are. Do I know 60-70-year-olds doing equity investments and being successful? Yes, there are many of them. And they like it, so they should continue to do that. And do I know of people who only believe in a real estate or gold? Yeah, there are. So as long as you know your area of competence and what makes you comfortable, just stick to that. And again, my limited point is focus on your business and career.
leave the investment part to experts, or be disciplined in your investing. If it starts taking more than 10% of your time, then you are in trouble. तो पहले ये समझिए कि आपको सूट करता है एंड इन्फॉर्म्ड डिसीजन लीजिए. Absolutely. वो इक्विटी अच्छी हो सकती है पर आपको सूट करती है नहीं करती है, बहुत जरूरी, दैट इज इम्पोर्टेंट. बहुत जरूरी है. सो थैंक यू वेरी मच सर, आपने आज समय निकाला और बहुत सी इंपॉर्टेंट बातें बताई. अपनी खुद की फाइनेंशियल प्लानिंग जर्नी से लेकर इन्वेस्को, जहाँ तक आज इन्वेस्को इंडिया म्यूचुअल फंड पहुँचा है, उसमें क्या क्या प्रोसेस रहा. मुझे उम्मीद है ये जानकारी हमारे व्यूवर्स के बहुत काम आएगी, उन्हें पसंद आएगी. सो शुक्रिया सर आपका. Thank you Pankaj for this opportunity and doing this show. We would really love to engage with you in the future. Thank you very much, sir. And आपके जरिए से जो भी सुन रहे हैं and if we can play a role in your financial planning, we'll be more than happy to do that. थैंक यू वेरी मच सर, बहुत ही अच्छी बातें हैं और मुझे उम्मीद है कि बिल्कुल काम आएंगी. और आपने बड़े ओपन हार्टेडली सारी बातें जो है वो एक्सप्लेन करने की कोशिश की है. तो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन. तो हमने चर्चा की आज सौरभ सर के साथ में और मुझे उम्मीद है ये जानकारी सभी आपको पसंद आई होंगी. आपके कोई भी सवाल सुझाव हों या इन्वेस्को इंडिया म्यूचुअल फंड के जो भी स्कीम्स हैं उनको लेकर आपके कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं. मैं कोशिश करूंगा कि उनके आंसर्स फंड मैनेजर से लूं, सौरभ सर से उनके बारे में जानकारी लूं और आप तक पहुंचाऊं. आज के लिए बस इतना ही. इसी के साथ मुझे भी दीजिए इजाज़त. अगले एपिसोड में फिर किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी. धन्यवाद. म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें.